अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और हमारे साथ आपके जाने पहचाने वैभव सिंह हैं। बहुत शुक्रिया वैभव कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आलोरी, थैंक यू बुलाने के थैंक यू। और सबसे पहले तो हम वैसे बात तो हमने कहीं और से मैंने शुरू करनी थी, चाइना और वहाँ से ईरान वगैरह से, लेकिन सबसे पहले आपके यहाँ जो आरएसएस के साहब हैं उन्होंने बड़ी एक बात कह दी कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। उस पर 3 दिन से हमारे टीवी चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं, उनको बार बार बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपके जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि बात होगी, और अगर होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कहाँ से शुरू, कहाँ से की जाएगी? क्योंकि वो तो बार बार आप लोग तो टेररिज्म का कहते हैं और पाकिस्तान तो कहता है सब कुछ हम कर ही नहीं रहे। देखिए आलोक जी, दत्तात्रेय होसबले जो कि सरसह कारवा है आरएसएस के, उन्होंने जो बात कही है, अगर वो ये बात ना कहते तो और क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा देना चाहिए, या फॉर्मर आर्मी चीफ या कोई भी इंसान क्या बोलेगा? यही बोलेगा। तो आई मीन अगर उनसे किसी से भी कोई सवाल होता है तो जवाब में यही जाएगा कि भाई ठीक है, अब हम तो कहते हैं भाई सबके साथ। और हमारी तो सरकारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है कि हमारे सभी नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ भी होने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश भी की है, ऐसा थोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश नहीं की। भाई नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया, खुद उनकी नवासी की शादी में गए, मतलब जाति उमरा गए। और क्या करते हैं? और भाई सारी कोशिशें की उन्होंने। अब जो सबोटाज करने वाले हैं वो तो आईएसआई वाले हैं। भाई वो उरी करते हैं, वो पुलवामा करते हैं, वो पहलगाम करते हैं, वो पठानकोट कर देते हैं। तो आई मीन तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने को ये बात समझ में आई ना कि भाई ये नहीं हो सकता। इवन फॉर दैट मैटर आप देख लीजिए तो अटल बिहारी वाजपेयी का लाहौर बस लेके नहीं गए थे, उनको जवाब में क्या मिला? उनको कारगिल मिला। तो आई मीन जो डिरेल करते हैं, जो सबोटाज करते हैं पीछे इनिशिएटिव्स को, वो तो आपके यहाँ आप में बैठे हुए लोग हैं, पिंडी वाले। तो मेन तो जो प्रॉब्लम है वो है। तो जो अगर ये आप कह रही है शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, तो शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए, पहले उनको फिक्स किया जाए। ठीक है, आप उनको फिक्स करिए, वो ठीक हो जाएंगे तो हो जाएगा। अगर वो नहीं ठीक होते तो फिर ऑपरेशन सिंदूर और यही सब होगा फिर बालाकोट। क्योंकि अगर आप खुद ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, आप खुद ये कह रहे हैं कि भाई हमको सिर्फ यही भाषा, यही जुबान समझ में आती है, हमें पीस, लाहौर बस यात्रा और जाति उमरे में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना, ये सब चीजें हमको नहीं समझ में आती। तो ठीक है भाई, अगर आप उसी लैंग्वेज में, अगर आप आपकी लव लैंग्वेज वही है तो ठीक है फिर। आई मीन भारत तो उस रास्ते पे चल रहा है। सो कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी से भी सवाल किया जाएगा तो जवाब में यही होगा कि भाई रिश्ते सबके साथ अच्छे होने चाहिए। बट उसकी जो जिम्मेदारी है वो दो तरफा होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता है वो दो तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता। आप किसी रिश्ते को चलाना चाहे और सामने वाला ना चलाना चाहे तो वो क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वहां से है। तो आपके यहाँ पे मैं देख रहा था, वो आपके यहाँ जियो न्यूज पे भी इसके ऊपर डिबेट चल रही है, बाकी न्यूज चैनल्स पे भी डिबेट चल रही है। बट वो जो सारी डिस्कशंस में जो एक जो मूल सवाल है, जो वो कोई नहीं पूछ रहा। सारी बातें कर रहे हैं लेकिन एक डिस्कशन कोई नहीं कर रहा कि भाई चलो रिश्ते तो अच्छे होने चाहिए, बट प्रॉब्लम कहाँ है? इंडिया तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर इंडिया प्रॉब्लम होता या प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रॉब्लम होते तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ को क्यों बुलाते, खुद नवाज शरीफ के घर क्यों जाते? तो बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो आप पारा में बैठे हुए लोग हैं। नहीं, खैर वो तो जाहिर है कि आपको यही लग रहा होगा, या आपको यही लग रहा भी चाहिए कि प्रॉब्लम यहाँ से है। लेकिन ये लोग भी तो कई बार कहते हैं कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आती हैं। तो ये दो तरह की पॉलिसी कैसे चल सकती है? आप मुझे बताइए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने आपको कितने दशकों तक दिया रहा? सालों तक आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन, ट्रेड की बात कर रही है ना, भारत ने यूनिलैटरली आपको दिया हुआ था मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। आपने उसको तो आपने रेसिप्रोकेट कभी किया नहीं। आपने भारत को नहीं दिया कभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। हमारे यहाँ आतंकवाद भी होता रहा, हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट भी होते रहे, हमारे यहाँ दुनिया भर का टेररिज्म चलता रहा, लेकिन भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उसको कभी विड्रॉ नहीं किया। तो ट्रेड करना है आपको। अब ठीक है, अब आपकी इकोनॉमी जो है वो बैठी हुई है, अब गले में हड्डी फंस गई है, अब नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो आप ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया हुआ था और आपको अमेरिका से डॉलर आ रहे थे, वॉर ऑन टेरर चल रही थी, तो आपको जरूरत नहीं थी। तो आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी नहीं दिया, आपको भारत के साथ आपको ट्रेड भी नहीं करनी थी। आप भारत को डिनाई भी करते रहे कि भाई हम आपको सेंट्रल एशिया का रूट जो है वो वाया लाहौर जो है हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, या वाया सिंध हम आपको सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता नहीं देंगे। तो अगर आप वो देते
तो आपको आज आपकी इकोनॉमिक हालत नहीं होती। आप सिर्फ टोल से आप कितना पैसा कमा सकते थे, ट्रांजिट रेट से आप कितना पैसा कमा सकते थे, तो ये सारे रास्ते तो आपने खुद ने बंद किए हैं। और अब चूंकि अब आपकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर रही है, पैसे जो है वो है कोई नहीं, फॉरेन रिजर्व जो है वो सऊदी अरेबिया ने पैसा डाल डाल करके और चाइना ने आपके स्टेट बैंक में आपका मैनेज किया हुआ है कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर रही। आज वो पैसे निकाल ले वापस, आपकी इकोनॉमी कितने घंटे में कोलैप्स कर जाएगी। ठीक। सो आज आपकी डेस्परेशन बोल रही है कि आज हमको ट्रेड करना है। अब भारत ये कहता है कि भाई ट्रेड कर सकते हैं, भारत ने मना नहीं किया है, बातचीत भी कर सकते हैं, रिश्ते नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप टेररिज्म को अबैंडन कीजिए। आप वो करने को राजी नहीं है, आप लश्कर तैयबा को नहीं अबैंडन करेंगे, आप जैश ए मोहम्मद को नहीं अबैंडन करेंगे, आप इनके आतंकवादियों को ग्लोबल प्रेशर में, यूनाइटेड नेशंस के, अमेरिका के सैंक्शन के प्रेशर में आप उठा करके आप इनको जेल में डाल देते हैं। और जेल में जो है लखवी अपने बच्चे पैदा कर लेता है। जेल में कोई इंसान कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। ठीक। तो सबको पता है कि वो जेल भी कैसी है, जहां जेल में वो फकर कह रहा था कि भाई हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जेल होती है जहां पे बीवी भी साथ में रह सकती है। अब बताइए वो कौन सी जेल है। तो आप जो है, अब आप इस तरीके के जब आप सिस्टम्स क्रिएट करते हैं अपने आप, तो भारत को फिर गवर्नमेंट भी तो आइसोलेशन में कोई काम नहीं कर सकती ना। फिर मैं बैठ करके अपने चैनल पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा कि भाई आप क्यों बात कर रहे थे अगर वो इनको अबैंडन करने को रेडी नहीं है। और अगर मैं जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में, अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा तो जो क्रिटिक्स है सोचिए फिर वो क्या करेंगे गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट को भी तो भाई बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी इलेक्शन लड़ना होता है, जनता को जवाब देना होता है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे कोई फॉर्म 47 से तो हुकूमत बनती नहीं कि फील्ड मार्शल जिसको चाह जाएंगे वो वजीर आजम बन जाएगा। यहाँ तो जनता का वोट लेना होता है, आवाम के बीच में जाना पड़ता है, आवाम को फेस करना पड़ता है, उनके सवालों को, उनकी नाराजगी, उनकी खुशियां, सब कुछ आपको फेस करनी पड़ती है। तो वो रिस्क जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती और कोई भी हुकूमत नहीं ले सकती। तो आप उनको अबैंडन कीजिए, उसके बाद बातचीत हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा ना कि भाई आप गोलियों की गूंज में जो है वो बातचीत की आवाज नहीं सुनाई देती, आप पहले उसको बंद कीजिए, आप उसको अबैंडन कीजिए। लेकिन ये भी तो कहते हैं कि इस वक्त जो एक सर्वे आया था उसमें कहा यह गया था कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा टेररिज्म को सहा है, या सबसे ज्यादा टेररिज्म जिसके अंदर हुई है। तो जब पाकिस्तान के अपने अंदर इतनी टेररिज्म हो रही है तो फिर उस पर क्या कहेंगे। नहीं, तो वो टेररिज्म आपके यहाँ जो हो रही है तो वो कौन कर रहा है, सबसे पहला सवाल तो ये है। तालिब आपकी आईएसपीआर का कहना ये है कि वो तालिबान, अफगान तालिबान करा रहे हैं। ठीक है। डीजीआईएसपीआर ने भी प्रेस, वो अफगान तालिबान आज से 3 साल पहले रहते कहाँ थे, किसकी प्रोटेक्शन में रहते थे, उनको मकान और बंगले बना करके किसने दिए हुए थे, उनके फैमिली के बिजनेसेस कराची में, कराची पोर्ट में उनके फैमिली के बिजनेस किसने खोल के दिए थे, लाहौर में और इस्लामाबाद में उनको कोठियां जो है कि पॉश इलाकों में किसने बना के दी थी, डीएचएस में, बहरिया टाउन में उनको घर किसने दिए थे। कमाल बात करते हैं यार, आपके पाले हुए लोग हैं, आपके अपने लोग हैं। हमीद गुल के वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं, वो डिफेंड करते रहे, जब तक मरे नहीं तब तक वो डिफेंड करते रहे आपके मेन स्ट्रीम चैनल्स पे बैठ के तालिबान को। मुशर्रफ को 150 गालियां देते रहे। तो ये डबल गेम तो आपकी स्टेट हमेशा से खेलती रही है ना, कि भाई इनके साथ भी मिले हुए रहते हैं, सामने वाले के साथ भी मिले रहते हैं, अमेरिका को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं वॉर ऑन टेरर में, और तालिबान को भी पाल के रखा होता है अपने यहाँ पे। चाइना के साथ भी जो है गलबैया कर रहे होते हैं, और साथ में जो है कि अमेरिका को भी बता रहे होते हैं कि जी वफादार तो हम आपके ही हैं, हम तो रहते उसके साथ है लेकिन दिल आपके साथ है। तो ये जो सारे के सारे जो 2 नंबरियां हैं, डबल गेम है, इसमें तो एक्सपर्टीज है ना पाकिस्तानी डीप स्टेट की। और हमिद, और आपके यहाँ पे हमीद गुल जैसे लोग जो है उसके ऊपर बहुत प्राउड फील करते रहे। मैंने तो आपको वो वीडियो भी दी थी जिसमें हमीद गुल ये बात कह रहे थे कि इतिहास, तारीख गवाह ये विटनेस करेगी कि हमने अमेरिका से पैसे लेकर के अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, और ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि हमने अमेरिका से पैसे लेकर के अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त दी। ठीक है। तो कहा था वो, हाँ, तो ये काम तो किया ना उन्होंने, आपकी स्टेट ने, जब अमेरिका को वहां से विड्रॉ करके जाना पड़ा अफगानिस्तान से, आपने अमेरिका से पैसे खा करके अमेरिका को ही हरवाया अफगानिस्तान में। तो अब जिनको आप सपोर्ट कर रहे थे वो आपको ठोक रहे हैं, वो आपको मार रहे हैं, वो आपका दहशतगर्दी कर रहे हैं, और आपका प्रॉब्लम है, आपका आपका खुद का क्रिएट किया हुआ मैस है ना। भारत तो आपको क्रिटिसाइज करता था उस समय कि आप तालिबान को सपोर्ट मत कीजिए, आप जो है तालिबान को सपोर्ट करें, आप हामिद करजई को सपोर्ट करें, आप वहां की जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है आप उनके साथ खड़े हो। आपको नहीं समझ में आया क्या, नहीं ये तो सब 2 नंबर गवर्नमेंट है, असली हुकूमत जो है, असली जो लोग हैं वो तो तालिबान वाले हैं, आप उनको लेके आए हैं। तो लेके आए तो होर चुपो।
लेकिन अभी जो वैभव यहाँ पे हमारे यहाँ जो बहुत तारीफें की जा रही है कि हमने पीस टॉक करवा दी और हमारे ऊपर से वो जो टेररिज्म का या इस किस्म का जो लेबल है वो हट जाएगा, क्योंकि हमने ईरान और अमेरिका की बातचीत करवाई है, उनकी जो पीस टॉक हुई थी उसमें हिस्सा बने। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद अमेरिकन सेनेटर कहते हैं जी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है, तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो उनकी टीम यहाँ क्यों आई थी, पहले नहीं पता था उनको। ईरान भी कुछ नाराज है, तो कहाँ पे गलती हो गई है जो अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, जब आप सबके जब वेन यू ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी तो ये होता है, आप सबके साथ दोस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। आप सबके साथ दोस्ती नहीं कर सकते, और आप अगर एक कॉन्फ्लिक्ट में, अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि पीस टॉक्स का मतलब फेल ही होनी थी। मैंने तो उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, मैंने कहा ये फेल ही होगी। उसका रीजन ये है क्योंकि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो बेसिकली इसराइल और ईरान के बीच में है, ठीक है। तो जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो तो इसराइल और ईरान का है। मैंने कहा इसराइल और दो पार्टियों के बीच में आपको पीस टॉक करानी है, दो में से एक पार्टी है ही नहीं टेबल पे, ठीक है। उनकी जो प्रॉक्सी थी जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ईरान ने कह दिया कि हम इन दोनों को, हम अगर ये दोनों आएंगे तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो उन दोनों को, वो दोनों भी बाहर हो गए, यानी इसराइल एक तरीके से पूरी तरीके से आउट ऑफ द नेगोशिएशन था। तो जब दो में से एक पार्टी है ही नहीं है तो आप किसको पीस नेगोशिएट करा रहे हैं? मेरे और आरजू काजमी के बीच वाले पीस डील होनी है तो दोनों का टेबल पे होना जरूरी है ना। अब आरजू तो बैठी है, वैभव सिंह है ही नहीं है उस रूम में जहां पे पीस टॉक चली, तो चल किसके बीच में रही है वो पीस टॉक? अमेरिका के बीच में। और लिंडसे ग्राहम कौन है जो जिन कांग्रेसमैन की बात कर रहे हैं? लिंडसे ग्राहम इज बेसिकली जो जो इजरायली लॉबी है, इजरायली लॉबी के जो सबसे बड़े एडवोकेट है अमेरिका में, वो लिंडसे ग्राहम है। तो अगर लिंडसे ग्राहम कोई बात कह रहे हैं तो वो लिंडसे ग्राहम नहीं कह रहे, वो इसराइल कह रहा है, ठीक है। तो और इसराइल को पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट डे वन से नहीं है। मैंने तो अपने चैनल डिफेंस ऑफेंस पे जो इसराइल के एम्बेसडर है इंडिया में, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, और उन्होंने कैटेगोरिकली बहुत क्लियरली ये बात बोली कि भाई पाकिस्तान पीस टॉक कराएगा का, जो दुनिया में खुद एक टेररिज्म का इतना बड़ा स्पॉन्सर है, वो पीस टॉक कराएगा हमारे और ईरान के बीच में? कहते हैं कि यार ये फ्रॉड है, इट्स अ सर्कस, ठीक है। उन्होंने उसको सर्कस कहा, इट्स अ सर्कस, नथिंग मोर देन दैट। तो मुझे तो उसी दिन मालूम था कि यार ये इसका मतलब है कि ये कुछ भी नहीं होना, इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकलना। और इसराइल की मर्जी के बिना अमेरिका कोई भी डील नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका वो वॉर लड़ी इसराइल के लिए रहा है। सो अगर इसराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोई पीस टॉक कराए, और पीस टॉक किसके, मतलब किस ग्राउंड पे आप पीस टॉक कराएंगे? यानी एक तरीके से पीस टॉक का मतलब ये है कि फिर आप ईरान की हेजेमनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि हाँ ईरान जो है, हम ईरान से डर गए, हम ईरान से दब गए हैं, और इसलिए अब हमको पीस टॉक करना है और हमको स्टेटस को जो है वो मेंटेन करना है। तो वो तो इसराइल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, उसको तो वो जो जो रिजीम है उस रिजीम को खत्म करना है। उनका तो ये एजेंडा ये है कि भाई ये रिजीम नहीं होनी चाहिए। तो जब तक वो रिजीम है तब तक कोई भी पीस टॉक या कोई इस तरह की चीज वो इसराइल को एक्सेप्टेबल नहीं है। और इतने सालों, 25 साल 26 साल लगाए नेतन्याहू ने इस वॉर के लिए, तो एक पाकिस्तान जिसको डिप्लोमेटिकली मतलब वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, और खुद पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, और पाकिस्तान में इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे तो न्यूक्लियर बम बने ही दो कंट्रीज के लिए है, एक काफिर हिंदू के लिए और एक काफिर यहूदी के लिए। आपके यहाँ पे तो न्यूज चैनल में बैठ के बड़े बड़े रिटायर्ड फौजी और बड़े बड़े जनरल्स और बहुत से लोग जो है इस तरह की बातें, और जमात इस्लामी वाले और इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले को मैंने सुना ये बोलते हुए, ठीक है, कि हमारा तो न्यूक्लियर बम बना ही इसराइल और हिंदुस्तान के लिए। सो ये जो बातें है ना, कि कहना कि हम पीस टॉक कराएंगे, वो इसराइल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और पाकिस्तान का रोल तो वो कभी मरते दम तक एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट तो तारीफ करते नहीं थक रहे। अभी भी जब वो चाइना जा रहे थे, चाइना जाने से वो पहले फिर जोकर उन्होंने है यार, उसको फील्ड छोड़िए मार्शल ना। की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप इज अ जोक, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप आज बोलता है कि मतलब आज बोल देगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ फैंटास्टिक गाय, इज अ ग्रेट फ्रेंड, इज अ ग्रेट लीडर, हाँ, ही इज लाइक अ फादर टू हिज कंट्री। उसने बोले ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए चिट्ठी नहीं दी, तो अब वो ट्रेड वॉर करने लगे भारत के साथ। हाँ, शी जिनपिंग के साथ वो ट्रेड वॉर कर रहा था। शी जिनपिंग ने जो है रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो उसके एक्सपोर्ट में बैन लगा दिया। अब कहता है चाइना में है, इस समय वो डोनाल्ड ट्रंप हाँ। कहता है कि यार आप, यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ। आपके साथ तो नेता ही देखा हमने अपनी जिंदगी में। मतलब आप सोचिए ना कि वो, उसका क्या है वो आज, मतलब कहते हैं ना कि वो कुछ लोग होते हैं ना, वो दाया हाथ देके बाएं साइड मुड़ जाते हैं, तो वो उस टाइप का आदमी है। वो इंडिकेटर कहीं देगा, मुड़ेगा कहीं और।
वो आज आपकी तारीफ कर रहा है, कल आपको गाली दे देगा। हाँ। फिर परसों कह देगा कि आप इनसे अच्छा तो मेरा दोस्त ही कोई नहीं है। फिर नरसों आपसे कह देगा कि ये इससे बड़ा कमीना नहीं देखा हमने। तो वो उसकी क्या बात करनी है, उसको छोड़ दीजिए, वो तारीफें कर रहा है। आज पाकिस्तान किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी इंस्टेंस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की बात से जरा सा डिनाई, खैर वो पाकिस्तान कर नहीं सकता, वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जरा उसको मना करके देखिए किसी चीज के लिए, वो फेवरेट फील्ड मार्शल, वर्स्ट फील्ड मार्शल बन जाएगा वो। लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं जरूरत है, शायद पाकिस्तान की जो तारीफें होती चली जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये भी कहना है कि हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, और इस वक्त जो हिंदुस्तान से जो सॉरी अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है वो दरअसल भारत करवा रहा है। अब लेकिन मुझे तो नहीं पता, अब अगर ये पाकिस्तान कह रहा है तो पाकिस्तान को उसका एविडेंस जा करके यूनाइटेड नेशंस में देना चाहिए ना। भारत ने अगर आरोप लगाया पाकिस्तान के ऊपर, तो भारत ने लश्कर तैयबा के और पाकिस्तान जो मिलिट्री है उसके रिश्तों के ऊपर सबूत क्रिएट किए, डॉजियर बनाए, डॉजियर ले जाकर के यूनाइटेड नेशंस में दिए। चाहे जैश मोहम्मद हो, जैश मोहम्मद के ऊपर भारत ने जो है डॉजियर्स ले जाकर के वहां पे दिए, और उन डॉजियर्स के उन प्रूफ्स और एविडेंस के बेसिस पे सैंक्शंस लगे लश्कर तैयबा के ऊपर और जैश मोहम्मद के ऊपर और इनके जो जो टेररिस्ट लीडरशिप थी इसके ऊपर। तो भारत ने एविडेंस दिया, आपके पास एविडेंस है कि भारत करवा रहा है, तो आप जाकर के एविडेंस दे दीजिए और भारत के ऊपर सैंक्शंस लगवा दीजिए यूनाइटेड नेशंस में। आप एविडेंस नहीं देते जाकर के ग्लोबल लेवल पे कहीं पे भी, आप चलिए ग्लोबली छोड़ दें, आप अपने मीडिया को एविडेंस दे दें, आरजू काजमी को एविडेंस दे दें, एआरवाई वालों को दे दें, डॉन वालों को दे दें कि भाई ये एविडेंस है, और उनसे कहीं वो चला दे अपने चैनल के ऊपर कि ये देखिए ये एविडेंस आया है कि भारत जो है इन्वॉल्व है इसमें। तो एविडेंस है कोई नहीं, आप सिर्फ आरोप लगाते हैं कि भाई ये है, भारत है, हिंदुस्तान है, और ये वही है, पाकिस्तान में ये बिकता है ना सौदा, कि यहूदो हनूद की साजिश। आज से थोड़ी 17-18 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, कि जब भी टीवी खोलो तो साला कुछ यहूदो हनूद की साजिश ही चल रही होती है पाकिस्तान के खिलाफ। है यहूदो हनूद और कोई काम नहीं है, वो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें ही करते रहते हैं। लेकिन अभी जीता कौन है? ये जो ऑपरेशन सिंदूर या मार का हक हुआ था हमारे यहाँ, तो शायद ही 2-4 ही लोग बच गए होंगे मेरे जैसे जिन्हें अवार्ड नहीं मिला, बाकी तो सबको अवार्ड मिल चुका है हमारे यहाँ। आपके यहाँ भी जश्न मना रहे हैं, हमारे यहाँ भी जश्न मना रहे, मुझे समझ नहीं आ रही कि जीता कौन है। नहीं देखिए, जश्न नहीं मना रहे, ठीक है, बेसिकली ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है। जश्न आपके यहाँ मन रहा होगा मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जश्न नहीं मन रहा है, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, और मतलब धन्यवाद कर रहे हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस का, कि भाई हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी सेनाओं ने जिस तरीके का शौर्य दिखाया, और मतलब 11-12 एयर बेसेस उड़ाए पाकिस्तान के अंदर, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल है, भारत ने वो इमेजेस दी हैं। आपके यहाँ देखिए अंतर यही है ना, कि आपके यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हमने इतने जेट्स गिरा दिए, हमने इनके एयरफील्ड्स तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया। आपके यहाँ से अभी तक आईएसपीआर ने कोई एविडेंस शो नहीं किया है, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं दी कि भाई कहाँ पे S-400 डैमेज हुआ है, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं दी कि कहाँ हमारी एयरफील्ड को उन्होंने डैमेज किया है, कोई भी नहीं। भारत ने तो सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की हैं, और इंडिपेंडेंट यूरोप बेस्ड जो कंपनीज हैं उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस बिफोर एंड आफ्टर की जो है प्रोड्यूस की है, चाहे वो भुलारी एयरबेस की हो, चाहे नूर खान एयरबेस की हो, उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर की सारी सैटेलाइट इमेजेस इंडिपेंडेंट, जो भारत भी छोड़ दीजिए, इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं उन्होंने प्रोड्यूस की है एविडेंस। तो आप एक जो लॉजिकल इंसान है, जो समझदार इंसान है, वो उसको देख करके इतना ही समझ में आ जाता है कि भाई कहाँ पे क्लेम्स है और कहाँ पे एविडेंस है, तो वो क्लेम कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की, अगर फौज की अफवाज की बात करें, तो वो तो उनके हिसाब से तो वो 48 की भी जंग जीत चुके हैं, 71 में भी जीत गए थे, 65 भी जीत गए थे, कारगिल भी वो जीते हुए हैं, तो सारी जंगें ही वो जीते हैं, तो ठीक है, उसमें तो खैर कोई दो राय है ही नहीं है कि भाई जब आपने सारा मीडिया ही कंट्रोल किया हुआ है, आपने सारी पॉलिटिक्स ही कंट्रोल की हुई है, सारा नैरेटिव ही आपने कंट्रोल किया हुआ है, आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, ठीक। आप चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोलते हैं, इमरान खान नहीं बोल सकते। तो आप सोच लीजिए कि अगर इतना कंट्रोल है तो फिर आप डिक्लेयर कर दीजिए विक्ट्री, 100 बार डिक्लेयर कर दीजिए, उसमें क्या है। लेकिन यहाँ पर भी तो ये बात की जाती है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कहा जाता है जी गोदी मीडिया आपके मीडिया को कहते हैं, और कहते हैं जी गवर्नमेंट पे कभी क्रिटिसाइज नहीं करता भारतीय मीडिया। क्या वाकई में ऐसा ही है, या कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, और वहां पर जो है वो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से कोई नाराज है तो वो बात भी की जा सकती है। उसी के साथ जो पहलगाम का टेरर अटैक था पाकिस्तान में, कई लोगों का कहना है कि उसके ऊपर भारत ने कोई एविडेंस नहीं दिया, जिसमें वो डॉक्टर कमर चीमा आप भी जानते हैं, वो अक्सर जब मैं उनके शो में जाती हूँ मुझसे यही कहते हैं कि जी उन्होंने कोई एविडेंस दिया नहीं, उसके बगैर ही पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो क्या कोई एविडेंस था
जिसकी बेस पर आप कह सकेंगे हाँ ये हुआ था और इसलिए पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगा और अटैक भी हुआ? देखिए, जो खुद आईएसपीआर की गोद में बैठे हों, उनको दूसरों को गोदी मीडिया कहने का तो कोई अधिकार है नहीं। पहले खुद आईएसपीआर की गोद से उतरे, ठीक है। तो वो जो चेक पकड़ते फिरते हैं आईएसपीआर से, वो दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि वो आसिम गफूर था ना, डीजी आईएसपीआर, जब उन्होंने कहा था सना बूचा को उन्होंने कहा था कि हाँ। तुम्हारी कोई पेमेंट रुकी हो तो आके ले जाना, ठीक है। जब उसने थोड़ा क्रिटिसाइज किया था हाँ। आईएसपीआर को और आसिफ गफूर को, तो कौन है आपके यहाँ पे जिसने चेक नहीं पकड़े हैं, जिसने पेमेंट नहीं ली है इनसे, या बेनिफिशियरी नहीं रहे इनके इकोसिस्टम के, ठीक है। मैं नहीं, मैं बात कह रहा हूँ, ये जो गोदी मीडिया का जो एक्यूजेशन लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक। तो पहले तो खुद उतरे उनकी गोद से, फिर बात करें। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हिंदुस्तान में मीडिया में आप मुझे बताइए, संदीप चौधरी हैं, एबीपी न्यूज मेन स्ट्रीम चैनल है इंडिया का, संदीप चौधरी एबीपी न्यूज पे बैठ के गवर्नमेंट को कितना क्रिटिसाइज करते हैं। आज तक उनके ऊपर कभी ईडी की रेड पड़ी है, सीबीआई की रेड पड़ी है? कितनी सारी चीजों के ऊपर मैंने कितना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। 2024 के इलेक्शन के बाद मैंने इतना क्रिटिसाइज किया कि लिटरली लोग मुझे फोन करके गालियां देने शुरू कर दिए थे उन्होंने, कि यार तुम तो एकदम ही, मतलब जो दोस्त है हमारे, यार तुम तो एकदम ही ऐसे हो गए हो तुम तो। लेकिन क्या मुझे किसी ने क्रिटिसाइज, मतलब किसी ने मेरे घर ईडी या सीबीआई भेज दी? उसके बाद भी मेरे चैनल पे बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन आकर के डीओ न्यूज पे बैठ करके मेरे साथ प्रोग्राम करता है। आज भी बुलाऊंगा और चले आएंगे। मैंने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट को बहुत सारा क्रिटिसाइज किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, नैरेटिव और इसके ऊपर, कि भाई आप सब कुछ तो ठीक है, नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर आप काम नहीं कर रहे। इसके ऊपर मैंने गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया, ठीक है। गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर मैंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। लेकिन इसके लिए क्या जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या जो भी रूलिंग पार्टी है, इनके लोगों ने क्या मुझे, ठीक है, वो ट्रोल्स को छोड़िए, जो दो चार हैं जो खुद की शक्ल भी अपनी डीपी पे नहीं लगा पाते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना इंडिया में मेन स्ट्रीम चैनल से लेकर के सोशल मीडिया में भी, अब मुझे बताइए, रवीश कुमार है, रवीश कुमार गवर्नमेंट के खिलाफ इतने सारे वीडियोस डेली बनाते हैं। आरफा खानम शेरवानी बनाती है वीडियोस। कौन इनके पीछे ईडी और सीबीआई भेज रहा है? कौन इनको प्रोसिक्यूट कर रहा है? बढ़िया डॉलर कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछता इनको, व्यूज भी आ रहे हैं, सब कुछ है, अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। बहुत सारे तो मैं जानता हूं जो बातें ये कर रहे होते हैं वो झूठ होती हैं, लिटरली झूठ होती है। लेकिन ठीक है यार, फैक्ट्स को ट्विस्ट करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट पेश कर रहे होते हैं। बहुत सारी जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ झूठ ही बोल रहे हैं, बट बहुत सारी कई सारी बातें ये झूठ ही बोलते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो उन पॉइंट्स के ऊपर इनको रगड़ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट भी नहीं करती। तो ये मतलब, पहले आप खुद, मैं कह रहा हूं ना कि हमारे एक कहावत है, सूप तो सूप चलनियो बोले जिनमें 72 छेद, ठीक है। जिसमें खुद 72 छेद है वो दूसरों को जो है बोल रहा है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। और जहां तक देखिए भारत में मीडिया की बात है, आप मुझे बताइए कि क्या सरकार ने बोला है कि भाई आप हमको क्रिटिसाइज मत कीजिए? सरकार ने कभी किसी उठा के जेल में डाला हो इस काम के लिए? किसी पत्रकार को, रवीश कुमार को कभी जेल में डाल दिया हो? रवीश कुमार को कभी थाने बुला लिया हो पूछताछ के लिए? लेकिन ये लोग सब मेन स्ट्रीम मीडिया से तो हटा ही दिए गए ना, एक आध को छोड़ के। वो एबीपी वाले जो है वो है, संदीप चौधरी है, ठीक है, वो है, ठीक है। अब हटा दिए गए रवीश कुमार। अब मुझे आप ये बताइए कि प्राइवेट न्यूज चैनल्स टीआरपी पे चलते हैं, ठीक है, वो बिजनेसेस हैं, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस हैं। अगर टीआरपी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की आ रही है और एक पर्टिकुलर एंकर की ज्यादा आ रही है, तो मैं उसको हायर करूंगा। संदीप चौधरी की टीआरपी आ रही है, संदीप चौधरी को रखा हुआ है एबीपी न्यूज ने। कल को संदीप चौधरी की टीआरपी नहीं आएगी तो संदीप चौधरी को सिर्फ इसलिए चैनल में रखा जाए क्योंकि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है। ये तो फिर चैनल के ओनर का बायस हो गया ना, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बायस है चैनल के ओनर का, कि टीआरपी नहीं आ रही है फिर भी बिठाया हुआ है। तो जो जो प्राइवेटली ओन्ड मीडिया हाउसेज हैं, वहां पे इस तरीके से नहीं होता, वहां पे सब टीआरपी का खेल है। रवीश कुमार जब तक एनडीटीवी में थे भी, कितनी टीआरपी थी जरा आप जाकर के निकाल लीजिए। एनडीटीवी वन ऑफ द लोएस्ट रैंकिंग व्यूअरशिप में था चैनल, लोग नहीं देख रहे थे, बहुत गिने चुने सिलेक्टेड लोग देखते थे। यूट्यूब पे उस समय पे चले जाइए, यूट्यूब पे उनके व्यूज देख लीजिए आप। इवन आज भी एनडीटीवी की टीआरपी टॉप 5 में नहीं है। सो किसी भी इंडिविजुअल को सिर्फ इसलिए चैनल पे नहीं रखा जाएगा, प्राइवेट चैनल्स पे, क्योंकि लोग
चाहते हैं कि एक क्रिटिकल वॉइस आनी चाहिए। आपकी टीआरपी आएगी, आपको एडवर्टाइजर्स मिलेंगे, तो आप रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए, आपके यहाँ शाहजेब खानजादा है, मोस्ट हाईएस्ट पेड एंकर है पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल। ठीक। तो भाई अगर उनकी टीआरपी आ रही है तो उनको रखा हुआ है। ऐसा ही नहीं है। आएगी तो नहीं आएगी, तो जियो न्यूज कोई दामाद तो है नहीं वो कि उनको रखेंगे। और शाहजेब खानजादा उन एंकर्स में से या जर्नलिस्ट में से हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को बड़ा खुल के। वही मैं कह रहा हूं, तो टीआरपी आ हाँ। रही है ना, क्रिटिसाइज करने पे भी टीआरपी आ रही है, तो उनको रखा हम्म। हुआ है। इमरान खान गवर्नमेंट थी, उस समय भी हाईएस्ट टीआरपी शाहजेब खानजादा की ही थी, तो शाहजेब बिल्कुल। खानजादा को उस समय भी रखा हुआ था। हम्म। तो प्राइवेट जो न्यूज चैनल्स हैं वो टीआरपी के बेसिस पे लोगों को रखते हैं, टीआरपी के बेसिस पे लोगों को हटाते हैं। अगर आप 4 पैसे कमा के दे रहे हैं चैनल को, तो हम भाई आप जो कमा के दे रहे हैं हम उसमें से ही तो आपको देंगे। सही। भाई आप 10 लाख का बिजनेस लेके आओगे तो मैं आपको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए दे सकता हूं ना। आप कमा के लेकिन 1.5 लाख ला रहे हो, तो मैं आपको 10 लाख कहां से दूं? ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल मैंने इसलिए भी पूछा था ताकि लोगों को एक चीज क्लियर हो जाए पाकिस्तान में जो ये बार बार बात करते हैं। लेकिन पहलगाम का क्या कहेंगे वैभव? वो तो कहा जाता है जी कोई एविडेंस नहीं था, कुछ नहीं था। आज भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो या चैनल्स पर हो, वो यही कहते हैं कि हमें कोई आज भी दिखा दें कोई, अगर कोई एविडेंस है तो। देखिए, इंडिया ने एविडेंस पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ देशों को जाकर के दिया है पहलगाम का एविडेंस। इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का डेलीगेशन भेजा है हिंदुस्तान ने अलग अलग मुल्कों में, पूरी दुनिया में। यूरोप में एक डेलीगेशन गया, मिडिल ईस्ट में एक गया, नॉर्थ अमेरिका में एक डेलीगेशन गया, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, पूरी दुनिया को एविडेंस देके आए हैं। और इसी वजह से दुनिया कन्विंस थी इंडिया के आर्गुमेंट से और इंडिया के एविडेंस से। पाकिस्तान तो 26/11 को आज तक एडमिट नहीं करता, जिसका एक पूरा डॉसियर जो है 250 पन्नों का हमने आपको दिया था। ठीक है। कसाब का इकबालिया बयान दिया था। जियो न्यूज वाले तो कसाब के गांव भी चले गए थे। ठीक है। उसके बाद क्या मान लिया था आपकी रियासत ने? क्या आपके पॉलिटिशियंस मान गए थे? नवाज शरीफ तो डॉन लीक्स क्या था, डॉन लीक्स में नवाज शरीफ ने क्या बोला था? क्या नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट नहीं किया था डॉन लीक्स में कि भाई 26/11 हमने कराया था, पाकिस्तान ने कराया था? और उसने यही तो पूछा था ना कि क्या हमको दहशतगर्द वहां मुंबई में भेजने चाहिए थे 26/11 में? क्या क्या नवाज शरीफ के साथ? उसकी कुर्सी खा गए, नाअहल करा दिया, वो कभी वजीर आजम नहीं बन सकता पाकिस्तान में। तो आपकी तो स्टेट का नेचर ही ये है ना। तो जब एविडेंस थे, आपका तो प्राइम मिनिस्टर, आपका वजीर आजम जब मान रहा है, लेकिन रियासत नहीं मानेगी, मीडिया नहीं मानेगी, क्योंकि मीडिया गोद में बैठी हुई है। जो दूसरों को गोदी मीडिया कह रही है, वो गोद में बैठी हुई आईएसपीआर के। अपने घर के बाहर किसी को काली वीगो नहीं चाहिए। ठीक है। डीएचए में और मतलब पाकिस्तान में न्यूज एंकर जो 50-50, 60-60 लाख रुपए जो सैलरी ले रहे हैं महीने की, एक एंकर तो मैंने सुना है कि शायद 1.5 करोड़ रुपए महीने सैलरी लेते हैं। तो ये भाई वो 1.5 करोड़ सैलरी ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि वो ये माने कि भाई आईएसपीआर जो कह रहा है उसकी बात को डिनाई कर दें और अपने घर के बाहर जो है काली वीगो देखें। तो ये तो आपके यहाँ तो वजीर आजम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बच्चे को किडनैप करा लेते हैं आतंकवादियों से। गिलानी के बच्चे को नहीं उठा ले गए थे? लेकिन मैं फिर एक बार फिर मैं कमर चीमा साहब का ही रेफरेंस दूंगी। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि भारत के अलावा कोई दूसरा देश या दूसरी कंट्री ऐसी नहीं जो पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से जो है वो इल्जाम लगाए या एलिगेशंस जो हैं वो भारत की तरफ से ही आती हैं सिर्फ। बाकी तो इतनी इतनी कंट्रीज दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि हम टेररिज्म करते हैं। चीमा साहब भी डीजीआईएसपीआर की गोद से उतर जाए। ठीक है। वो जो है एनडीयू जाते रहते हैं लेक्चर देने। ठीक है। उनकी भी तो नौकरी आईएसपीआर ने ही लगा रखी है ना एनडीयू में। तो ठीक है, चीमा हमारे दोस्त है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन चीमा साहब की भी मजबूरी समझिए ना कि भाई वो एम्प्लॉई है उनके। तो उनको भी अवार्ड मिला था मेरे ख्याल से बुनियादन वर्सूस में। तो ठीक है, जो अवार्ड रेसिपिएंट है साइबर वॉरियर है ना, तो साइबर वॉरियर इसी के तो है। अभी फील्ड मार्शल ने स्पीच दिया ना वहां पे, मेरे ख्याल से काकुल में स्पीच दिया था बुनियादुल मरसूस के ऊपर। तो उन्होंने स्पीच में बोला कि मैं शुक्रगुजार हूँ
हमारे जो यंग इंडिपेंडेंट जो इंफॉर्मेशन डोमेन के जो वॉरियर्स हैं उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है, तो यही है उनके यंग इंफॉर्मेशन वॉरियर के डोमेन के वॉरियर चीमा साहब। तो इनका तो काम ही यही है ना, प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन और ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। वो कहेंगे कि भाई आज तक कोई एविडेंस नहीं दिया। चीमा साहब से पूछे कि कारगिल में कौन जीता, 71 में कौन जीता, 65 कौन जीता, 48, वो सब में बताएंगे कि पाकिस्तान जीता है, क्योंकि वो स्टेट का, रियासत का, उनके एम्प्लॉयज का नैरेटिव है ना, उसको थोड़ी वो डिसोन कर देंगे। बलूचिस्तान, लास्ट में हम बलूचिस्तान पे भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि बलूचिस्तान आपको क्या लग रहा है कि वहां पे हालात खराब होते चले जा रहे हैं, न्यूज बाहर नहीं आ रही है। ईमान मजारी को भी अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ इस बेस पे, उनको और उनके हस्बैंड को, कि उन्होंने ट्वीट लगाई या उन्होंने साथ दिया बलूचिस्तान के जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आते हैं उनके साथ वो खड़ी दिखाई दी। जितने भी डेज वो यहाँ पे रहे, लास्ट जो ग्रुप आया था वो तकरीबन 40 या 41 डेज रहा था। क्या ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या ये कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं, इस तरह से लोगों को अरेस्ट कर करके जेलों में डाल देंगे, चाहे वो ईमान मजारी हो चाहे वो मारंग बलोच हो? क्या इससे कोई इशू सॉल्व होगा? देखिए, बलूचिस्तान में जो बलोच फ्रीडम स्ट्रगल है वो दुनिया की लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग इंसर्जेंसी है। 1948 से लेकर के आज तक वो चल रही है। अगर ये इनके बस की होती, ये कंट्रोल कर सकते या उसको रिजॉल्व कर सकते तो अब तक कर लिया होता। ठीक है, अगर इतने सारे, ये तो कभी फील्ड मार्शल, इतने सारे फील्ड मार्शल आए, कोई फील्ड मार्शल नहीं कर पाया। अयूब खान से अब शुरू हो जाइए और अभी तक आप आ जाइए, कोई बलूचिस्तान में नहीं कर पाया। तो इनके भी बस की नहीं है। और चूंकि रियासत के पास, रियासत को एक ही जबान आती है, वो है ऑपरेशन की, वो है जोर जबरदस्ती की। डायलॉग की जुबान रियासत को आती नहीं। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली। आप बात करने को आप कहते हैं, अच्छा आपसे कोई बात करने उतर भी जाता है तो आप उतरते ही सबसे पहले उसको फांसी देते हो। ये आपने प्रेसिडेंट सेट किए हुए हैं। ठीक। सो खान ऑफ कलात के भाई से लेकर के आज तक आपने बलोचों को उस वक्त धोखे के दिया क्या है? ठीक है, जो जिना के साथी थे, नवाब अकबर खान बुख्ती जैसे लोग, जिन्होंने पाकिस्तान के, जो उस समय में खान ऑफ कलात के अगेंस्ट में पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, जिना को सपोर्ट करते थे, आपने उनके साथ क्या किया? अकबर खान बुख्ती के साथ उसको आपने गार में मिसाइल मार के उसको आपने मार डाला। ठीक है, मरी कबीले को आप देख लीजिए, बालाज के साथ आपने क्या किया। ठीक है, उनके वालिद के साथ आपने क्या किया, मेंगल के साथ आपने क्या किया, उसके भाई के साथ क्या किया। खुद मेंगल, अख्तर मेंगल जब आपके साथ आपकी पॉलिटिक्स में बिलीव करके, आपकी जमहूरियत में बिलीव करके, आपके आईन पे जो है ओथ लेकर के आपके यहाँ बैठा, आपने तो उससे बात नहीं की, आपने उसको भी गद्दार बोला, उसने वो भी छोड़ दिया। ठीक। तो रियासत ने बलोचों को धोखे के अलावा और जोर जबरदस्ती के अलावा आपने उनको कुछ भी नहीं दिया। मैं आपके चल में कह चुका हूं कि सुई जहां से गैस निकलती है और पूरे पंजाब और इस्लामाबाद को गैस, और कराची को सप्लाई होती है वो नेचुरल गैस, सुई में जो है औरतें जो है वो लकड़ी पे खाना बनाती हैं, उनको गैस नहीं मिल रही, वहां पे चूल्हे पे खाना बन रहा है। सुई गांव में चूल्हे पे खाना बन रहा है। तो आप मुझे बताइए ना कि वो उस माँ का जो बेटा है, जो ये बचपन से देख रहा है कि हमारी, मेरी गैस है, मेरे जमीन से निकली हुई गैस है, इससे लाहौर में, पिंडी में, कराची में और इस्लामाबाद में लोग खाना बना रहे हैं, और मेरी माँ जो है वो लकड़ियां बिन रही है दिन भर और जो है धुएं में खांस रही है। तो वो बंदूक क्यों नहीं उठाएगा? रियासत ने मजबूर किया उसको बंदूक उठाने की। तो आपने जो बलोचों को दिया है, बलोच उसका रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। आप उनके बच्चों को उठाएंगे, आप उनके बापों को किडनैप करेंगे, आप उनकी बच्चियों को उठाएंगे, आप उनके साथ जाति करेंगे, तो वो क्या करेंगे? और पच्चीस ये हजार अगर सरफराज, नामालूम अपराध है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बुला करके आईएसआई चीफ को कहता है कि वो लिस्ट मुझे ये जितने भी लापता है, इनकी जो है, इनको आप बाजियाब कराइए, इनको प्रोड्यूस कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात बोलता है और आईएसआई चीफ थूक के आ जाता है उसके ऑर्डर पे। आज तक एक सिंगल बंदा प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट में जाकर के। 8 साल हो गए इस ऑर्डर को। ठीक, आपके यहाँ तो आप चीफ जस्टिस बदलवा देते हैं, वजीर आजम बदलवा देते हैं। जो वजीर आजम और चीफ जस्टिस जो कोर्ट चलाते हैं, ठीक है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, क्या नाम उनका, सरदार शौकत। क्या उन्होंने ऑन ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला बार में खड़े होकर, बार काउंसिल में, शौकत अजीज ने?
कि आईएसआई के जो कर्नल है वो आकर के हमारे यहाँ पे बेंचेस बनाते हैं हाई कोर्ट में। तो आपके यहाँ तो कर्नल और ब्रिगेडियर की औकात है कि वो वहां पे हाई कोर्ट के और उसके बेंचेस बनाते हैं। आईएसआई का चीफ जो है जाकर के चीफ जस्टिस को बोलता है कि ये ऑर्डर पास करना है, ये ऑर्डर नहीं पास करना है। वो बाबर रहमते जो था, बाबर रहमते किसके ऑर्डर पे, फैज हमीद के ऑर्डर पे करता था ना ऑर्डर्स, जजमेंट देता था। नाहल किसके कहने पे किया था इन्होंने नवाज शरीफ को? तो छोड़ देना आपने उनको मामा कदीर ठेले पे फोटोग्राफ्स लेकर के बलूचिस्तान से चला, इस्लामाबाद तक, कराची से होता हुआ, लाहौर से, पिंडी से, हर जगह से होता हुआ इस्लामाबाद गया। आपने उसको दहशतगर्द बोला, ये दहशतगर्द है। तो आप बलोचों ने तो आपके सामने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करके देख लिया, आपके सामने पॉलिटिकल स्ट्रगल करके देख ली। रिगिंग आप जाकर के करते हो, अपने प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर्स आप वहां बिठाते हो। या जब बलोच के वोट की कोई वैल्यू नहीं है, बलोच की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है, बलोच के जान की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कल्चर की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जमीन उसकी अपनी नहीं है, उसके रिसोर्सेज की मादनियात उसकी अपनी नहीं है, तो भाई उसको क्यों, सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है आपकी रियासत के साथ उसकी? और ये जो हर 2 वीक्स के बाद सरफराज बुख्ती साहब कभी किसी लड़की को, कभी किसी लड़के को या किसी को लेकर बैठते हैं टीवी चैनल्स के सामने, मीडिया के सामने कि देखो जी ये टेररिस्ट बना रहे थे इसको, ये तो कहीं अभी सुसाइड बॉम्बर बन गए। अभी जिलास में ने 2 दिन पहले एक लड़की को देखा, उसको लेके बैठे थे, उसका फेस कवर किया हुआ था और कह रहे थे कि ये सुसाइड बॉम्बर बन गई है, इसको ले जा रहे थे पता नहीं इस्लामाबाद में कहीं अटैक करने। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भारत है। इस किस्म की बातें जो की जाती हैं, तो ये जो जनरेशन निकलती चली आ रही है जो सुसाइड अटैक करने को तैयार है, जो ये सब कुछ कर रही है, क्या ये भी आपको लगता है कि रियासत खुद करवा रही है या वाकई में इस तरह की कोई ट्रेनिंग कहीं से ले रहे हैं या नफरतें जो है वो आ रही हैं? सरफराज बुख्ती कौन है? मोटरसाइकिल चोरी करता था ये आदमी, ये इसका पास्ट है। आप जरा रिसर्च करें, आप रिसर्च करें, बलूचिस्तान में इसके खिलाफ पर्चे हैं मोटरसाइकिल चोरी के, कराची में पर्चे हैं इसके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी के। तो जो इंसान मोटरसाइकिल चोरी करता हो, मैं उसकी बात पे बिलीव करूं? वो वजीर आला बनाया हुआ है आपने वहां पे, ठीक है, वजीर आला, चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है उसको। वही कह रहा हूं ना कि इस तरह के जब आप जोकर्स आप इंस्टॉल करते हैं, तो बलोचों को आप बेसिकली, और कहते हैं ना कि उनको आप नाराज करते हैं ना, उन्हें और गुस्सा दिलाते हैं कि यार ये हमारा लीडर बनाया हुआ है आपने। मतलब जिनकी हजारों साल की कबीलों की एक परंपरा है, जहां पे जो जो उनका जो कबीले का जो लीडर है, मतलब जहां पे आप सोचे ना कि मतलब मरियों के यहाँ देख लीजिए, बुख्तियों के यहाँ देख लीजिए, उनके यहाँ कबीलों के कितने टॉल लीडर्स हुए हैं। इवन फॉर दैट मैटर मेंगलों के यहाँ देख लीजिए। आपको पता है कि सरदार अख्तर मेंगल के जो फादर थे वो कोई खानदानी सरदार नहीं थे कबीले के। उनको उस कबीले की आवाम ने उनको इंस्टॉल किया था, पब्लिकली वोट करके उनको सरदार बनाया था। अख्तर मेंगल का दादा सरदार नहीं था। तो जहां पे इतनी सेंस ऑफ, वो इतने टॉल लीडर्स उनके हैं, आप एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाले को बोलते हो ये तुम्हारा लीडर है, तो उसको छोड़ देना यार। वो कितनी वोटिंग होती है बलूचिस्तान में? 3% वोटिंग होती है, 4%, 3-4% पे आप वोटिंग पे आप वजीर आजम और कैबिनेट, और वो भी 4% भी आपको भरोसा नहीं होता तो आप रिगिंग करते हो उस 4% में भी। मतलब ये तो आपका, ये बलूचिस्तान की आपकी क्रेडिबिलिटी है, ये वहां की आवाम जो है, ये आपके आईन और आपके दस्तूर और आपकी किताब जो है उसके ऊपर ये है उनका एतमाद। तो वो रोज लेके बैठे, देखता कौन है? इस्लामाबाद में और लाहौर में बैठे हुए लोग देखते होंगे, बलूचिस्तान में कोई नहीं देखता उसको। हाँ, क्योंकि ये हर कुछ दिन के बाद लेकर बैठते हैं और यही बात हो रही होती है। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान है फिलहाल तो काबू में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा था कि कई डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि अब साथ नहीं रहना चाहते, और उसमें डेफिनेटली स्टेट की अपनी गलती है, अपनी कोताहियां, या कह लीजिएगा उनको जब उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच वैभव कि आपने आज ज्वाइन किया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट, कुछ इधर उधर का नहीं। तो लोग बहुत सुनना चाह रहे थे आपको, आप बहुत बिजी होते हैं, लेकिन आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।